अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी डॉक्टर अभिषेक मिश्रा साहब, हंसते मुस्कुराते और खाते पीते। बहुत शुक्रिया सर, क्या जा पाए। आपने खाने वाला तो ठीक बोला, पीने वाला ठीक नहीं बोला। मतलब पानी भी तो पिया जाता है, चाय भी पी जाती है, कॉफी भी पी जाती है। आप खाने पीने से सिर्फ पीने का सिर्फ वही मतलब नहीं होता। तो सर बहुत भारतीय शुक्रिया भारतीय जी। जनता बस उसी का मतलब निकालती है, पीने का। समझ रहे हैं? तो हमारे तो कहा जाता है जी, खाती पीती फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, हमारे तो ऐसे बोला जाता है। तो हमारे यहाँ तो वही खाते और पीते फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। बहुत शुक्रिया, क्या जा पाए, थैंक यू सो मच। और बात हम करेंगे सर चाइना और इंडिया की, या चाइना या भारत की, कि उसमें डोनाल्ड ट्रंप जो अब प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं, नेक्स्ट मंथ में व्हाइट हाउस पहुंच जाएंगे, उनका भी रोल बताया जा रहा है। कैसे देख रहे हैं आप इस चीज को कि चाइना और भारत को नजदीक लाने में या उनके जो भी डिस्प्यूट है उसको खत्म करने में अमेरिका का क्या रोल है? अमेरिका का रोल उसको खत्म करने में तो जीरो होगा। अमेरिका तो चाहेगा कि चाइना और इंडिया शुड रिमेन एट लॉगर हेड्स। वो तो क्यों चाहेंगे ना, वो तो आप अगर चाइना के साथ इंडिया का संबंध सुधर जाता है, बॉर्डर मैटर्स रिजॉल्व हो जाते हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स के मैटर रिजॉल्व हो जाते हैं, तो फिर अमेरिका की यूटिलिटी तो इस रीजन में कुछ बचती नहीं है ना। अगर चाइना भारत की जो टेरिटोरियल सॉवरेनिटी है उसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो फिर तो हमारी को क्वाड की भी जरूरत नहीं है। आप समझ रहे हैं ना। पर इतनी आसान चीजें नहीं होंगी। हाँ, ये जरूर है कि कुछ ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से चाइना और इंडिया साथ में आएंगे, बिकॉज उनकी जो इंटरेस्ट है वो विजावी यूएस इंटरेस्ट के साथ डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट में है, और देयरफॉर देयर इज अ कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट। मतलब भारत और चाइना के इंटरेस्ट यहां पर मिलते हैं। जैसे भारत भी चाहेगा कि यूएस में प्रोटेक्शनिज्म ना हो, भारत भी चाहेगा कि जो मैन्युफैक्चरिंग और जो भारत अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर फोकस कर रहा है उसको ट्रंप जो है किसी तरीके से डिसइंसेंटिवाइज ना करे अपने यहाँ। उन्होंने कहा है कि मैन्युफैक्चर जो उनका मागा है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा इज इन डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट विद लेट्स कंटिन्यू भारत टू बी ग्रेट अगेन, और चाइना इज ऑलरेडी ग्रेट अगेन। तो ये जो दोनों फिलोसफीज हैं उसके साथ मागा का कॉन्फ्लिक्ट है। तो इंडिया और चाइना चाहेंगे कि वो अपने जो डिस्प्यूट्स हैं उनको वो रिजॉल्व करें, और एक फॉर्मिडेबल अपोनेंट के रूप में वो अमेरिका के सामने चाहे। बिकॉज ये वॉर तो ट्रेड वॉर होने वाली है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो ट्रंप साहब बार बार जब भी वो ट्रेड की बात करते हैं तो दो ही कंट्री को धमकी देते हैं, इंडिया को और चाइना को। कनाडा को तो वो धमकी नहीं दे रहे हो, कनाडा को कह रहे तुम तो किसी उसमें नहीं लगते, तुम तो 51st स्टेट हो हमारे। तो ये जो ट्रेड वार होगा उसमें हमारा इंटरेस्ट है। हम चाहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग बाहर जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो हमारे यहाँ करवाएं, हमारी इंडस्ट्री बढ़े, सेमीकंडक्टर हो, मोबाइल हो, वेपन्स हो, या जो भी जितनी इंडस्ट्रीज हो वो सब जो है हमारा ग्रो करे और हम वेस्ट को वो सामान बेच सकें। तो ट्रेड वॉर तो अवश्यंभावी है, इसको कोई रोक नहीं सकता। ट्रेड वॉर मींस दे वुड नॉट बी एक्सचेंज ऑफ बुलेट्स, बट ट्रेड जो नया शेप लेगा कि किसका कितना टैरिफ होगा, फिर आपकी इंडस्ट्रीज पे उसका क्या असर पड़ेगा, ये तो इनएविटेबल है। इसलिए इंडिया टैरिफ से भी डरा रहे हैं, वैसे टैरिफ से भी डोनाल्ड ट्रंप डरा ही रहे हैं कई कंट्रीज को। नहीं नहीं, उन्होंने पिछली बार इंडिया के अगेंस्ट में इम्पोज किया हुआ था। इंडिया को उन्होंने उससे निकाल दिया था, डेवलपिंग कंट्री के स्टेटस से निकाल दिया था। और जब आप डेवलपिंग कंट्री के स्टेटस से निकल जाते हो तो बहुत सारे जो ट्रेड फैसिलिटीज हैं, जैसे एमएसपी, मतलब कि वो मिनिमम स्टैंडर्ड समथिंग करके होता है, जो कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके प्रोडक्ट्स को दिया जाता है ताकि वो भी मार्केट में अपना सामान बेच पाए। कुछ उनको छूट दी जाती है टैरिफ में, तो वो सारे के सारे स्टेटस चले जाते हैं। तो उसको देखते हुए यस, इतना आसान तो नहीं होगा भारत के लिए इस ट्रेड वॉर को और टैरिफ वॉर को रेजिस्ट करना। बट देन ऑफ कोर्स, मैं चूंकि इसका कोई एक्सपर्ट हूं नहीं, तो जो इस पे काम करते हैं, जो इन पे पढ़ते हैं, उनको पता होगा कि हाउ टू काउंटर बैलेंस इट। प्लस ब्रिक्स जो है वो एक इंपॉर्टेंट अलाई हो सकता है। तो पॉइंट ये कि अगर हम मैन्युफैक्चरिंग चाहते हैं और हम दुनिया को बेचना चाहते हैं, तो अमेरिका के अलावा और भी तो मार्केट है ना। फिर अमेरिका भी अगर मैन्युफैक्चरिंग करवा रहा है अपने यहाँ पे, तो उनके गुड्स, अब जैसे अब अमेरिका में ये आईफोन 16 है,
इसकी कीमत अमेरिका चाइना में $10 में बनता है, इंडिया में ये शायद $8 में बन जाएगा। अमेरिका में ये चीज अगर $40 में बन रही है तो फिर तो ये आईफोन 16 हम लोग किडनी और ये दिल और ये सब बेच करके ही खरीदना पड़ेगा ना। मतलब हम आपसे बात कर रहे हो कि अर्जुन जी आपने वो ले लिया आईफोन 16, आप कहेंगे हाँ बाया वाला किडनी दे दिया है, दाएं वाले को गिरवी तो रखा। हम अपनी ऑडियंस को ये बता दें कि डॉक्टर मिश्रा ने आईफोन 16 ले लिया है, इसीलिए आईफोन 16 की तरफ वो बात को ले गए और दिखा भी दिया है उन्होंने अपने कैमरा में। तो हम ये पूछना चाहेंगे आपने किसकी किडनी बेच के लिया आपने? ये तो नहीं, अब मैं तो प्लानिंग तो नजरें तो देखिए आप लोग पर ही थी, पर आप दूर हो गई हैं तो अभी कुछ हुआ नहीं है, इसलिए किडनी नहीं बेची इस बार मैंने, ईमान धर्म बेच दिया अपना, समझ रही हैं, सारी जो वो थी गरीबी की फीलिंग्स, खाने की फीलिंग सब बेच दी है और आईफोन 16 लिया है मैंने। लेने के बाद 2 दिन तक दुख इतना ज्यादा हावी रहा कि क्यों लिया क्योंकि ₹1,00,000 का फोन, आप समझ रही हैं, जीने की इच्छा मेरी नहीं थी, मेरी वजह से उस जीने की इच्छा बढ़ाने के लिए मैंने इस फोन को ले लिया। तो अच्छा, अब मैंने वैसे अभी तक जो जिसको भी देखा है, चाहे वो ट्विटर के ऊपर ही लोग हों जो कि आईफोन 16 ले चुके हैं, वो बाद में दुखी ही दिखे। तो उन्होंने कहा है कि एक दोस्त और है हमारे पाकिस्तान से, तो उन्होंने भी आईफोन 16 लिया और ट्विटर पे लिखा कि, बल्कि शाइनस्टाइन उनका नाम है, मैं बता देती हूँ, अजीब से नाम के साथ वो ट्विटर के ऊपर है, मेरी उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई है, ट्विटर पे ही हम दोस्त हैं। उनका कहना है कि आईफोन 16 जो नहीं लेता वो भी पछताता है, जो लेता है वो भी पछताता है, तो अब वो लेकर पछता रहे। अब उनकी समझ में नहीं आ रहा है। पार्शियली उनसे सहमत हूँ, पार्शियली नहीं, मैं नहीं मानता जो नहीं लेता वो पछताता है, लेकिन हाँ जो लेता है वो जरूर पछताता है। बिकॉज कि जब मैंने थोड़ा सोचा कि यार 80-90 हजार का फोन, आई मीन डज इट मेक एनी सेंस, कुछ नहीं है, क्योंकि खाली वो कॉल करना, मतलब ये स्टेटस है। अब तो मुझे अपनी मूर्खता का एहसास हुआ कि यार फोन देखिए बहुत हो गया था, 30-40, हम जैसे मिडिल क्लास, अब हम रणबीर कपूर तो है नहीं कि हमारी फैमिली वैल्यू है 300 करोड़ रुपए, 500 करोड़ रुपए, हमें तो लगता है हम अपना पूरा गांव बेच लेंगे तो सारे को 5 करोड़ नहीं पार होने वाला है। तो देखते हुए कि आप 90 हजार का फोन यूज कर रहे हो, तो मैं जो लोग लेने का प्लान बना रहे हैं मैं उनसे कहूंगा मत लीजिए, इसकी कोई यूटिलिटी नहीं है। हाँ जो लोग ब्रांड से वो रहते हैं वो ले। मैं एप्पल ब्रांड का बहुत बड़ा फैन हूँ, मैंने पिछले 2012 से सिर्फ और सिर्फ एप्पल ही यूज किया एज फार एज लैपटॉप इज कंसर्न। मेरे पास मैकबुक एयर था 2012 का मॉडल। मेरे पास आईफोन 14 है और 16 पे जाने की मैं नाकाम कोशिशें कर रही हूँ फिलहाल, तो हमारा भी हाल वही है आपका। मैंने आईफोन 7 खरीदा था, फिर उसका दिया मैकबुक प्रो है मेरे पास, इससे पहले मैकबुक एयर भी है मेरे पास, दोनों है। बिल्कुल, लेकिन अगर हम बात करें चाइना की और भारत की, तो एक जमाने में ये भी कहा जा रहा था कि अब तो जी आईफोन की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो तो भारत में होगी तो बड़ा सस्ता हो जाएगा। हमारे एक आध दोस्त जो है भारत से, उन्होंने तो ये अनाउंस भी किया था कि जब भारत बनाने लगेगा आईफोन हम तो तभी खरीदेंगे। क्या उससे कुछ फर्क पड़ा आपको लगता है? मैंने जो खरीदा उस पर लिखा हुआ था असेंबल्ड इन इंडिया, तो ये मेड इन चाइना तो नहीं था, ठीक है ना। तो ये मोदी जी को क्रेडिट जाता है कि वाकई में जो उन्होंने एक शुरुआत की है, हालांकि अभी चूंकि उसको कम्प्लीटली मेड इन इंडिया नहीं कह सकते शायद, चूंकि मैं फिर उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि सेमीकंडक्टर और जो और भी हाईली फिनिश्ड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो हैं उसको भी मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा इंडिया को। तो जब तक वो इंडिया नहीं मैन्युफैक्चर कर रहा है तब तक शायद असेंबल्ड ही लिखा रहेगा। बट आई थिंक जिस तरीके से मोदी जी काम कर रहे हैं 3 से 4 साल में एप्पल फोन जो है, आईफोन जो है, वो कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग यहीं पे होगी फ्रॉम ए टू जी। तो ये है। अब उसमें देखिए चाइना को इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अब चाइना अगर ये सोचे कि हम 100 में से 100 चीजें 100% हम ही खा लें, ऐसे नहीं होगा। आपको रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। कोरोना वायरस के बाद से दुनिया ने सबक ले लिया है कि आपकी ओवर डिपेंडेंस एक कंट्री के ऊपर, जो अथॉरिटेरियन कंट्री है, वो आपकी इकोनॉमी को तोड़ के रख देगी। तो उसको देखते हुए जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है, रीअलाइनमेंट ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड है और लॉजिस्टिक्स है, गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई है, उसको उसका रीअलाइनमेंट जो है वो इनएविटेबल है। उसको देखते हुए भारत का जो शेयर है वो उसको मिलना चाहिए। अब ट्रंप उसमें कितनी रोक लगा सकते हैं? चाइना के लिए इसलिए खतरनाक है कि चाइना ऑलरेडी वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है, और अगर वो प्रोटेक्शनिज्म को बढ़ावा देते हैं
नेशनलिज्म के नाम पे, पैट्रियटिज्म के नाम पे, तो चाइनीज बिजनेस आहत होंगी। बट ये कि चाइना के अलावा चाइना के पास और भी सारे मार्केट्स हैं, इतनी जल्दी आप चीजों को डिस्कार्ड या रिडंडेंट नहीं बना सकती, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग अगर शूट कर जाती है बहुत ऊपर तो भी वो फिर मार्केट सस्टेनेबल नहीं रहेगा। अगर आप मान लीजिए, मैं वही कह रहा हूँ, अमेरिका में लेबर जो है वो बहुत हाई कॉस्ट है, तो अगर मान लीजिए यही फोन $40 में वहां बन रहा है और उसके बाद वो शिपिंग उपिंग होकर के मतलब यहां तक आते आते हमारे पास 800 मतलब मान लीजिए $150-200 बन रहा है, और ये तो मेरे ख्याल से 1000 2,000 परसेंटेज के प्रॉफिट पे ये लोग बेच रहे हैं सामान को, तो फिर आप समझ लीजिए कि कॉस्ट इसकी क्या होगी, हमारे आपके अफोर्ड के बाहर हो जाएगी। अमेरिकन प्रोडक्ट्स बहुत से लोग नहीं खरीद पाएंगे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग यूरोप, जो उनका लिविंग स्टैंडर्ड है कोई बहुत हाई नहीं है। जैसे एक यूरोप में एक एवरेज आदमी की कमाई जो है वो 1500 से लेके $1700 होती है। क्या होता है 1500 से 1700 यूरो? जो कॉस्ट ऑफ लिविंग आप देखिए इतनी एक्सपेंसिव है वहां पे कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, आप बचा भी नहीं पाएंगे ढंग से। तो अब अगर आप मान लीजिए $400, आप 400 यूरो घर का दे रहे हो, 300 यूरो आप अपनी हेल्थ का दे रहे हो, उसके बाद जो है आपके 150-200 यूरो का वो बिल हो जाता है, आपकी टोटल सेविंग होगी 400 यूरो 500 यूरो, सेविंग्स की बात कर रहा हूं मैं। और अगर आप 500 यूरो सेविंग कर भी रहे हो, 12 पंजे 60, 6,000 यूरो आप सेव कर रहे हो अपनी लाइफ में एक साल में, 10 साल में 60,000 यूरो, आपको जमीन भी नहीं ले पाओगे आप। मिलियंस में घर हैं और जमीनें हैं, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग। लेकिन जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोग हैं, मैं सबको नहीं कह रही, लेकिन अक्सर लोग ये समझते हैं कि शायद यूरोप चले जाएंगे या यूरोप में जाके काम करेंगे तो वहां पे तो लाइफ ही बदल जाएगी, और यूरो में या पाउंड में अगर पैसा मिलेगा या सैलरी मिलेगी तो उससे बहुत कुछ होगा। लेकिन ये भी लोगों को समझना चाहिए वहां पे भी कोई दरख्त के ऊपर तो नहीं लगे ना पैसे, और जो आप बता रहे हैं एवरेज इनकम यही है लोगों की। नहीं, मैं तो देखिए मेरी स्कॉलरशिप कितनी थी, मैं यूरोप में 2 बार रहा हूँ, एक बार स्विट्जरलैंड में, मतलब एज ऑन स्कॉलरशिप, ऐसे तो मैं बहुत बार रहा हूँ। तो स्विट्जरलैंड में मेरी स्कॉलरशिप थी 2000 फ्रैंक, और एज अ पीएचडी स्टूडेंट मेरी स्कॉलरशिप थी 1150 यूरो। 1150 यूरो में क्या होता है आरजू जी, क्या होता है? आप एक ऑर्डिनरी सी गरीब लाइफ जीते हो, आप एक किराए के मकान में रहोगे, आप अपना खर्चा चला सकते हो, आप शादी भी नहीं कर सकते हो, आप बच्चे भी नहीं पाल सकते हो। उसमें 1600-1700 यूरो जो एक फैमिली कमा रही है, उसके जो बच्चे, वहां पे एजुकेशन फ्री है, तो इसलिए चलिए उसका खर्चा नहीं होता है। लेकिन बच्चे को बाकी पालन पोषण है, उसकी दवाइयां हैं, कपड़े हैं और सब चीजें लेकर के, तो उसका पालन पोषण बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप दोनों हस्बैंड एंड वाइफ वहां पे काम नहीं कर रहे हैं तो आप उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते बच्चे का पैदा करना। इसलिए गवर्नमेंट वहां पे बच्चे पैदा करने पे आपको मेंटेनेंस देती है $200-300। इसलिए कई लोग यहाँ से जाकर, स्पेशली इस्लामिक पॉपुलेशन में, ये कि वो वहां जाके बच्चे पैदा करते हैं, उनको फिर एक एक बच्चे पे $400 400 यूरो जो है वो गवर्नमेंट देती भी है। लेकिन जो हाई क्लास सर्विसेज में जा रहे हैं वो ठीक है। जैसे अगर आप मैंने जब मैं था तो एक लड़का था, वो आ रहा था इंडिया से 70,000-75,000 यूरो पर एनम के पैकेज पे, यानी 5-6 हजार यूरो था। तो भाई आप एक ओके लाइफ जियोगे, बट आप रिच लाइफ अगर जीना चाहते हो, एक अच्छा घर बनाना चाहते हो, एक अच्छी गाड़ी लेके रहना चाहते हो, तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत एक्सट्रीम कॉस्ट ऑफ लिविंग है। अब ये लोग जो हमारे यहाँ से जाते हैं, जो बेचारे मजदूरी करते हैं, मीनियल जॉब्स करते हैं, इनका अपना ही नहीं बनता, ये तो अपना पेट काट के बेचते होंगे। आप अगर, मैं बता तो ना हूं, आपका टैक्स भी तो लगेगा ना। आपने 1500-1600 यूरो कमा भी ली है, आपने 8-8 घंटा 10-10 घंटा खट के, 10 यूरो मान लीजिए आपको मिला, 12 यूरो मैं कह रहा हूं आपको 1 घंटे का मिल रहा है, तो आपने 8 घंटा किया तो मान लीजिए आपको 120 यूरो मिल गया। 120 यूरो को आप जो है कितना वीक में 240 से मल्टीप्लाई कर दिए, कितना यूरो बनता है? कुछ नहीं बनता है। उसमें आप अगर मान लीजिए 120 यूरो आप कमा रहे हो एक दिन में, तो 7 दिन में कितना हो गया भाई? 700। फिर आप उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 700 का 2800। इसमें आपको अगर 2800, $2,000, $3,000 आप यूरो कमा रहे हो, टैक्स दे दोगे आप 35 से 40%। तो आपने अगर 3,000 का 40% दे दिया, 1200 तो वहीं खत्म हो गए। 1200 के बचने के बाद आपके हाथ में क्या आया भाई? 3,000 में से 1200 चला गया, कितना? 1800 आया। उस 1800 में 400-500 आपका हाउस रेंट होगा, 350 रुपए यूरो का कम से कम आपका वो होगा हेल्थ इंश्योरेंस।
तो 800 तो डॉलर यही निकल गया, आपके पास बचे ही हैं टोटल। अब उसमें 1000 में आप अपना घर भी चला लो, पैसे भी सेव कर लो, और पाकिस्तान में भी बेच करके, भारत में बेच करके लोगों को अमीर कर दो। ऐसे नहीं होता। इट्स अ वेरी टफ लाइफ। मैं जानता हूँ वहां पे अपना अपना खाना भी आप खुद बनाते हो, झाड़ू पोछा खुद करते हो, कोई सुख नहीं ले सकते आप बहुत ज्यादा किसी रेस्टोरेंट में। वो तो है सर। जो हिंदुस्तान पाकिस्तान में लोग रह रहे हैं, वो अगर ये बात करें कि जी यहाँ पर आपको इजीली काम करने के लिए कोई लोग मिल जाते हैं, मेड मिल जाती है, वो वाली जो है ना, वो वाला आराम तो यहाँ है डेफिनेटली। वो तो हमारे भी जो रिलेटिव्स यूरोप वगैरह में रहते हैं, वो परेशान रहते हैं कि भाई हमें तो सारा कुछ खुद ही करना पड़ता है। वही तो कह रहे हैं, वहां जाके हम लोग मेड बन जाते हैं। भाई हेलो, क्या बात कर रही है? यहाँ पे आप मेड रखने की बात करिए, वहां आप हमको मेड हायर करने लगते हैं वो लोग। इट्स अ वेरी टफ लाइफ। हाँ, अगर आप कुछ बहुत हाई स्किल जॉब में जा रहे हो, जहाँ पे आप 6-7 हजार डॉलर, जो कुछ इंडियन्स हैं, बहुत इंडियन मैं जानता हूँ जो आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वो बना रहे हैं, उनकी लाइफ ठीक है, कंफर्टेबल है। वो फिर अच्छा सेव भी कर लेते हैं। मान लीजिए आप 6,000 यूरो बना रहे हो, तो आपने 40% दे दिया, 2400 खत्म हो गया। 2400 के बाद आपके पास कितना बचा? 2600 फिर भी बचा आपके पास। 2600 यूरो में आपने मान लीजिए 1000 यूरो में अपना घर का खर्चा और इंश्योरेंस सब निकाल लिया। 1500 यूरो कर दीजिए आप। उसके बाद भी 1000-1500 यूरो अगर आप महीना में बचा रहे हैं, यानी करीब करीब 1 लाख रुपए आप महीना में बचा रहे हो, तो भी कोई बहुत ज्यादा इनकम नहीं है। 12 लाख रुपए सालाना बचा के क्या कर लोगे आप? कोई बहुत ज्यादा नहीं है ना। तो जब भाई जी पहले ये होता था कि जब लोग महीने में, मतलब वहां पे गए तो एक साल में 20 लाख 25 लाख रुपए बचा लिया, आ गए, वो ठीक है। अब आप क्या, इतना ही तो आप यहाँ भी सेव कर लोगे इंडिया में। तो इंडिया बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन बात वही आ जाती है कि चाइना के साथ अगर भारत के टर्म्स बेहतर हो जाते हैं, तो वो आर्टिफिशियल तरीके से होंगे, ऐसा कई लोगों का मानना है कि अगर एक लंबे अरसे तक टेंशन बनी रही है और अगर दोबारा होती भी है बातचीत, तो वो इतने ज्यादा लंबे अरसे के लिए चलेगी नहीं। वो यही होगा, थोड़े दिन के बाद फिर कोई ना कोई बीच में ऐसी बात होगी जिसकी वजह से दोनों कंट्रीज में टेंशन आ सकती है। आपको लगता है ऐसा है या नहीं? आपको लग रहा है लॉन्ग टर्म में ये टर्म्स चलेंगे? इसकी एनालिसिस आपको ऐसे करना पड़ेगा ना कि इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप के बीच में मेजर इरिटेंट्स क्या है? बॉर्डर इशू है, ठीक है ना, ट्रेड डेफिसिट है, ट्रेड है, बस यही दो मेन चीजें हैं। और एक चाइना की डिजाइन है टू रूल द वर्ल्ड। अगर हम इन तीनों पे एनालिसिस करें, अगर चाइना मैटर को सॉल्व कर रहा है, वो बॉर्डर को इंटरनेशनलाइज कर दे, बॉर्डर खींच जाए कि भाई ये फाइनल हो गया, ये जमीन आपकी है, जमीन हमारी है, तो फिर डिस्प्यूट रिजॉल्व हो सकते हैं। पर अगर चाइना को करना ही नहीं चाहता, तो फिर तो बिल्कुल आपकी सही है, ये फ्रेजाइल होगा कि भाई ठीक है, अभी इसको ठंडे बस्ते में डाल दो। जैसे आप क्या कहते हैं, आप क्या नहीं कहते कि 5 साल के लिए कश्मीर को ठंडे बस्ते में डाल लो, बाकी बिजनेस करते हैं, 5 साल बाद जब मोटे टकले हो जाएंगे तो कश्मीर छीन लेंगे तुमसे। ये वही वाली बात है। तो मुझे नहीं लगता जी, मुझे नहीं लगता। आपको लगता है कि चाइना इसमें सीरियस है? नहीं, चाइना बिल्कुल सीरियस होगा। देखिए, वर्ल्ड डायनामिक्स बहुत तेजी से चेंज होते हैं। जिस दिन इंडिया 20-25 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो गई, तो फिर चाइना के लिए भी ये अनसस्टेनेबल हो जाएगा। तो अगर चाइना ये बात अभी समझ ले, अगर चाइना ये समझता है कि वो शेयर ब्रूट फोर्स से इंडिया को दबा लेगा, दुनिया में हेजमनी कर लेगा और अपने सैनिक भेज करके वो कोई कॉलोनाइजेशन कर सकते हैं, उसका जमाना जा चुका है। तो अब अगर वो को एग्जिस्टेंस सीख लें कि भाई एलिफेंट एंड ड्रैगन कैन डांस टुगेदर, ये बात वो बार बार कहते हैं और हम भी बार बार कहते हैं कि भाई एलिफेंट और ड्रैगन के बीच में कोई कंपटीशन नहीं है, देयर इज इनफ पास्चर फॉर बोथ ऑफ अस कि हम दोनों उसमें सर्वाइव कर सकते हैं। तो अगर मेजर इरिटेंट्स को सॉल्व कर ले, बाउंड्री को, ट्रेड वाला भी मैं मेजर नहीं मानता, वो भी रिजॉल्व हो जाएगा जब दुनिया रीअलाइन होगी। और भाई जब सारी दुनिया अपनी मर्जी से ही आपको छोड़ रही है, तो उसमें अगर मान लीजिए अभी 100 रुपए की इंटरनेशनल ट्रेड में, मैन्युफैक्चरिंग में ट्रेड होता है, इंडिया को अगर 25-30 रुपए की मैन्युफैक्चरिंग दुनिया की मिलती है कि दुनिया की 25-30% या 40% मैन्युफैक्चरिंग हम करें, हम पूरा नहीं चाहते हैं। 40% चाइना कर ले, 30% हम कर लें, 10% ये वियतनाम और ये फिलीपीन और इस जैसी कंट्रियां करें, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हम पूरा वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन ईटिंग ऑल द पाई। मगर बॉटम लाइन ये कि क्या चाइना इसको सीख रहा है? अगर शी जिनपिंग साहब ये समझ रहे हैं, और वो समझे भी, क्योंकि ब्रिक्स में आने से पहले उन्होंने इंडिया के जो कंसर्न्स थे उसको एलिवेट किए, उन्होंने डिफ्यूज किया टेंशन को, बॉर्डर पे अपने सैनिकों को वापस लेके गए, जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लद्दाख में। तो ही सीम्स टू बी सीरियस, ही सीम्स टू रियलाइज कि 5 ट्रिलियन डॉलर इंडिया भी बन चुका है। अगर आप 19-20 ट्रिलियन डॉलर पे बचे हो, तो इंडिया भी पहुंचेगा वहां पे।
बट हाँ, इतना जल्दी आप ये नहीं कह सकते कि सारे मैटर जैसे ट्रम्प बैनिंग हम लोग दोस्त बन जाएंगे। देयर इज टू मच जिसे कह लिए डिस्ट्रस्ट, बहुत ज्यादा एक दूसरे पे भरोसा नहीं करते लोग, तो इतनी आसान नहीं होगा। इट्स नॉट बिल्कुल ऐसा ही है कि बहुत आसान नहीं होगा, लेकिन बहरहाल अगर स्टेप्स आगे लिए जा रहे हैं तो उसके लिए पॉजिटिव तो सोचा जा ही सकता है। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू।